असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उनका एक वीडियो आपने देखा होगा हाल ही में, जिसमें वो बाकायदा बंदूक तान कर निशाना लगा रहे हैं और तथाकथित रूप से शिकार कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो देखने में मुसलमान लगते हैं। मलेशिया में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, लेकिन इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री का जो स्वागत हो रहा है वो देखिए रामायण के ऊपर ये पपेट शो बनाया गया है। यहाँ पर देखिए कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही नागरिकों के लिए किस तरह का सुलूक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए चुप हैं कि उनकी चुप्पी में हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा उसकी हिमायत। कि नरेंद्र मोदी की क्या वो क्रेडिबिलिटी है, क्या वो विश्वसनीयता है एक प्रधानमंत्री के तौर पर कि किसी मुख्यमंत्री पर वो लगाम लगाएं? कतई नहीं, क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है, बल्कि उनकी क्रेडिबिलिटी यही है कि वे ऐसे नफरत भरे बयान देते रहें और ऐसे नफरत भरे बयानों का समर्थन करते रहें। इसमें उनकी साख है। तो एक मुख्यमंत्री जिसको ये कहना चाहिए कि भाई उसने सौहार्द कायम किया, मुख्यमंत्री कह रहा है वो नाम के आगे दीपक क्यों लगाता है और क्यों लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और क्यों माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में अब सौहार्द कायम करना माहौल बिगाड़ना और हिंसा करना अब जायज़ बात है। इस भाषा को अगर एक राजनीतिक विज्ञान के छात्र के तौर पर देखा जाए तो क्या इसको वाकई जेनोसाइडल लैंग्वेज नहीं कहा जाएगा कि एक समुदाय के खिलाफ आप नरसंहार को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं? देखिए, जेनोसाइड को इसीलिए कहा गया है कि वो कोई घटना नहीं, इवेंट नहीं, वो एक पूरी प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया कई माध्यमों से चलती है, जिसमें भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उस भाषा के ज़रिए आप एक पूरी आबादी को छोटा दिखलाते हैं, नीचा दिखलाते हैं, आप उसका अपमान करते हैं, आप उसको इस हालत में पहुंचा देते हैं कि बहुसंख्यक आबादी उसे कुचल देने लायक समझने लगती है। हिमंता जैसे कुछ लोग हैं जो गर्व से कहो हिंदू वाले हैं, अगर जो मैं कह रही हूँ कि बात मोहन भागवत की मान लिया जाए। मैं हिंदुओं से कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी को से जल्दी पीछा नहीं छुड़ाया, तो फिर उनके लिए खुद अपनी आँख में उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उनका एक वीडियो आपने देखा होगा हाल ही में, जिसमें वो बाकायदा बंदूक तान कर निशाना लगा रहे हैं और तथाकथित रूप से शिकार कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो देखने में मुसलमान लगते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये हिंदुत्व की जो पूरी राजनीति है उसमें जो एक तरह की प्रतिस्पर्धा, जो ये कंपटीशन हो रहा है, उसके लिए एक तरह से निर्विवादित रूप से नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए, योगी आदित्यनाथ को हम छोड़ दें, पुष्कर धामी को हम छोड़ दें, इसके अलावा तमाम जो हिंदुत्व के नए स्टार्स हैं, तथाकथित स्टार्स हैं, उनमें सबसे आगे निकल गए हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। इसमें तमाम तरह की दलीलें ये दी जा रही हैं कि सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, हिमंत बिस्वा शर्मा या बीजेपी जो है उनकी पार्टी वो चुनाव में कमज़ोर नज़र आ रही है, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर अगर देखा जाए तो उनकी भाषा नरसंहारी भाषा है, क्योंकि नरसंहार सिर्फ कत्ल से शुरू नहीं होता, तलवार से, बंदूक से शुरू नहीं होता, वो भाषा से शुरू होता है। और तमाम जो राजनीतिक विज्ञान की पूरी दुनिया में जानकार हैं, जिन्होंने 100 नहीं बल्कि 200 साल, 500 साल का इतिहास देखा है, जब जब इंसानियत पर जुल्म हुआ है वो इसी तरह की भाषा के साथ हुआ है। यानी जब इंसान को इंसान के दर्जे से गिराकर एक सब ह्यूमन, एक कमतर दर्जे का इंसान बना दिया जाए, जहाँ आम जनता में एक तरह की ऐसी भावना पैदा कर दी जाए कि ये इतने ख़राब, इतने बेकार, इतने बदतरीन लोग हैं और ये राष्ट्र के हित के लिए इतने खतरनाक हैं, ये लोग, इस तरह के दिखने वाले लोग, इस तरह के भगवान को मानने वाले लोग, इस तरह के खान पान करने वाले लोग, कि इन लोगों का मारा जाना ही ज़रूरी है, इन लोगों का जिंदा रहना ख़तरनाक है और राष्ट्र हित में इनको एलिमिनेट किया जाना चाहिए। तो इसी तरह की जो भाषा का इस्तेमाल है, उसी को एक तरह से अपनी राजनीति को शब्द न देकर उन्होंने बाकायदा एक फ़िल्म के तौर पर, एक छोटी सी कुछ सेकंड की फ़िल्म के तौर पर दिखाया गया। काफ़ी आउटरीच हुआ सोशल मीडिया पर, इस वीडियो को हटा लिया गया। हिमंत बिस्वा शर्मा को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि पहली बात तो मेरे हैंडल से ये ट्वीट नहीं हुआ है, दूसरी बात कहने लगे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर ये उनका निशाना था, वो असम के मुसलमानों के बारे में नहीं कह रहे थे। ये सफाई दी उन्होंने। जब पत्रकार ने आगे पूछा तो उन्होंने कहा कि असम जो है इस वक्त, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि असम इस वक्त डेमोग्राफिक इन्वेजन सह रहा है और इसके अलावा अगर मैं नहीं बोलूँगा तो वो मुझे खा जाएंगे, मैं नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देंगे। आप सोचिए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसकी भाषा इतनी हिंसक है
उस वीडियो को भी मान लेते हैं कि उनकी सहमति नहीं थी। पहली बात तो कई घंटे तक ये वीडियो लगा रहा, ये कोई पहला वीडियो नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि वही हेमंत विश्व शर्मा है जो ये कहते रहे, जो उन्होंने अभी के अभी बयान दिया था कि अगर मियाँ मुसलमान रिक्शे वाला अगर 5 रुपए उसके होते हैं जायज़, तो आप उसको 4 रुपए दीजिए और इतना परेशान कीजिए कि वह असम छोड़कर भाग जाए। ऐसे व्यक्ति की किसी भी सफाई पर क्या विश्वास किया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर दूसरा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मलेशिया में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, लेकिन इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री का जो स्वागत हो रहा है वो देखिए रामायण के ऊपर ये पपेट शो बनाया गया है। एक मुस्लिम कंट्री में एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री जाता है जो देश हिंदू देश नहीं है, वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन किस तरह से वहाँ जो होस्ट कंट्री है वो अपनी धर्मनिरपेक्षता दिखाते हुए एक हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं, जो माइथोलॉजी है, उसी से जुड़े हुए आप ये देखिए पपेट शो ये दिखाया जा रहा है। अपनी तरफ से मैं कहूँगी एक समरसता का प्रतीक या इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ये हैं प्रधानमंत्री जो भारत के देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ मलेशिया की सरकार का ये काम है। अब आप वापस आ जाइए इस देश में जो कि देश हिंदू देश नहीं है। यहाँ संविधान साफ तौर पे ये कहता है कि हमारा देश जो है वो एक सेक्युलर संविधान है। यहाँ तमाम देश के जो नागरिक हैं वो बराबर हैं। यहाँ पर देखिए कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही नागरिकों के लिए किस तरह का सुलूक कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और भारत की जिम्मेदार जनता क्या करे, हम बातचीत करते हैं अपूर्वानंद जी से। और इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद जी इस वक्त मौजूद हैं। अपूर्वानंद जी, यहाँ पर चर्चा इस बात को हो रही है कि हेमंत ने जो कहा वो कहा, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो देश के सुप्रीम कोर्ट पर उठ रहे हैं और साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी। मेरा आपसे दो टूक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए चुप हैं कि उनकी चुप्पी में हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा उसकी हिमायत है और ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये मुमकिन है कि जब बहुत ज़्यादा शोर मचे तो प्रधानमंत्री कुछ उसी तरह, जैसे उन्होंने एक बार, आपको याद होगा, भोपाल की जो सांसद थीं उनके नाथूराम गोडसे के बयान पर उन्होंने कहा था मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन तब तक उस बयान का असर हो चुका था। और यह स्ट्रेटजी नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी के बाकी बड़े नेताओं की रही है हमेशा से कि वे एक बयान का असर हो जाने दें और असर हो जाने के बाद एक बहुत ही कमज़ोर सी कोई बात कहें जिससे ऐसा लगे कि नहीं, वे उससे सहमत नहीं है। तो यह भी मुमकिन है कि अगर बहुत दबाव पड़े तो ऐसा हो। हालांकि अभी मुझे नहीं दिखलाई पड़ता क्योंकि पिछले 2 साल में ये ढिठाई बहुत बढ़ गई है और हमने पिछले 2 साल में हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी असम की भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्वीट अभी किया, तकरीबन इसी तरह के नफरत भरे ट्वीट्स और पोस्ट्स पिछले महीनों में, पिछले सालों में हमने कई देखे हैं और उनमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की खामोशी देखी है, जो कि मैं कहता हूँ हिमायत है, क्योंकि ये उनकी पूरी राजनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो वे इससे ऐतराज जाहिर भी नहीं कर सकते। लेकिन अपूर्वानंद जी, बात यह है कि जो हिंदुत्व के महानायकों की जो ये प्रतिस्पर्धा हो रही है भारत देश में, उसमें तो हेमंत मुझे लगता है कि फ्रंट रनर नहीं है बल्कि पूरे क्लियर कट विनर हैं। इस वक्त वो विजेता बन के उभर रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी को तो खुद तकलीफ होनी चाहिए, असुरक्षा की भावना होना चाहिए कि अभी तक तो हिंदू हृदय सम्राट थे वो नरेंद्र मोदी थे। गुजरात के दौर के उनके तमाम बयानात हम देख लें और न सिर्फ कि अगर उसके लिए भी उनको माफ़ कर दें तो पिछले 12 साल में खुद नरेंद्र मोदी जिस तरह के बयानात देते रहे, चुनाव के दौरान घुसपैठियों की उन्होंने बात की, कपड़े पहनने किसे कैसे पहचान लेंगे, वो तमाम, मैं क्या याद दिलाऊं दर्शकों को, सब कुछ याद है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी की क्या वो क्रेडिबिलिटी है, क्या वो विश्वसनीयता है एक प्रधानमंत्री के तौर पर कि किसी मुख्यमंत्री पर वो लगाम लगाएं? कतई नहीं, क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है, बल्कि उनकी क्रेडिबिलिटी यही है कि वे ऐसे नफरत भरे बयान देते रहें और ऐसे नफरत भरे बयानों का समर्थन करते रहें। इसमें उनकी साख है। हम जिस साख की बात कर रहे हैं वह साख उनके समर्थकों के बीच की बात है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये दरअसल उनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किया जा रहा है। उनको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है और उनके नरम हिमायती जो हैं, जो इन ऐसी चीज़ों से थोड़े परेशान हो जाते हैं,
वो क्या सोचते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये इनकी मजबूरी है कि वे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते रहेंगे, और उन्हें इसका भी यकीन हो गया है, जिसको लेकर मैं बहुत पक्का नहीं हूँ, कि शायद हिंदुओं की एक बड़ी आबादी अब उनके इस तौर तरीके, उनके रवैये और उनके लहजे से इत्तेफाक रखती है। अ, तो चूंकि यह विश्वास उनको है, इसलिए ढिठाई भी आ गई है। ऐसा तो नहीं है कि उन 4 प्रकार के हिंदुओं की बात हो रही है जिनको मोहन भागवत कह रहे हैं, शुरू करते हैं वो गर्व से कहो हम हिंदू हैं और शर्म से कहो हम हिंदू हैं। 4 प्रकार के हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो ये शर्म से वाले जो हिंदू हैं, इन्हें तो ये बात पसंद नहीं हो रही होगी, लेकिन जो गर्व वाले हैं, क्या उनकी तादाद बढ़ रही है? क्या आप ये कह रहे हैं कि उन लोगों को ये बात पसंद आ रही है कि वाक़ई एक प्रदेश के मुख्यमंत्री उस देश की उस राज्य की जो अल्पसंख्यक आबादी है, जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर गोली तान लें और उनका तथाकथित रूप से शिकार करें? लेकिन ये तो हम दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 2020 के बाद हम देख चुके हैं। जब 2020 में जब भारत के गृह मंत्री ने कहा था कि इतने जोर से ईवीएम दबाओ, ईवीएम का बटन, कि करंट लगे शाहीन बाग में जाकर, तो ये एक तरह से एक वायलेंस, डॉग विसल था, लेकिन ये वायलेंस की बात थी। उसके पहले गोली मारो के नारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते रहे हैं, तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। अब यह और उसके पहले भी आपने असम भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट देखा है, जिसमें मुसलमानों को किस तरह चित्रित किया गया, वह उसको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह सब कुछ नया नहीं है और यह बढ़ता जा रहा है। अभी आपने पुष्कर धामी का बयान सुना, जो मोहम्मद दीपक पर उन्होंने दिया है, और वह यह है कि अपने नाम के आगे मोहम्मद क्यों लगाते हैं ये लोग। तो एक मुख्यमंत्री जिसको यह कहना चाहिए कि भाई उसने सौहार्द कायम किया, मुख्यमंत्री कह रहा है वो नाम के आगे दीपक क्यों लगाता है, और क्यों लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, और क्यों माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में अब सौहार्द कायम करना माहौल बिगाड़ना है, और हिंसा करना अब जायज बात है। इसलिए बजरंग दल ने उत्तराखंड में कहा कि भाई हम अपना शांतिपूर्ण काम कर रहे थे और दीपक कुमार ने हमारे काम में बाधा पहुंचाई, यह है। तो दीपक कुमार जो शांति स्थापित कर रहा था, उसको कहा जा रहा है वो बजरंग दल के महान शांतिपूर्ण काम में बाधा पहुंचा रहा था। तो आप समझ सकती हैं कि पूरी भाषा बदल चुकी है प्रशासन की। अब प्रशासन ये कहता है, फर्ज कीजिए कहीं कोई हिंसा हो और आप उस हिंसा की रिपोर्ट करें, तो प्रशासन आपको फोन करेगा कि आप अशांति फैला रही हैं, आप हिंसा की खबर क्यों कर रही हैं, वो आपको नहीं करनी चाहिए। हमने इसको त्रिपुरा में देखा, हमने उत्तर प्रदेश में देखा, हम दूसरी जगहों पर हमने देखा कि आप हिंसा की अगर का जिक्र करेंगे तो आपको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। मोहम्मद जुबैर के साथ ये हुआ, बाकी लोगों के साथ हुआ। तो जो अभी हिमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं, ये बिल्कुल उस राजनीति के तार्किक एक तरह से तर्कपूर्ण उसका सिलसिला है जो आगे चल रहा है। एक लॉजिकल एंड अगर मैं कहूँ, क्या ये बात सच है या ये एंड नहीं है? एंड तो अभी आप नहीं कह सकती, क्योंकि ये सिलसिला है और ये सिलसिला चलेगा। आप देखेंगे इसमें ढिठाई बढ़ती चली जाएगी। ये कुछ इतना ज्यादा साफ हो गया था कि इसको डिलीट करना पड़ा, लेकिन डिलीट करने के पहले इसका असर हो चुका है, और उस असर का फायदा लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं सिर्फ हिमंत बिस्व शर्मा नहीं कह रहा हूँ। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि यह एक ट्वीट आया, इसमें उस असम के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने क्या किया, असम की पुलिस ने क्या किया, असम के सिविल सोसाइटी के बहुत ही जिम्मेदार नागरिकों ने अदालत को खत लिखा है, अदालत ने अब तक क्या किया। यह भारत के संवैधानिक प्रतिबद्धता को बनाए रखने की जिम्मेदारी इन पर है, इन इदारों पर, प्रशासन पर, पुलिस पर, न्यायालय पर। लेकिन अगर उन्हें यह सब कुछ मजाक लग रहा है और कोई गंभीरता नहीं लगती है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है अदालत ये कहती है कि अगर हिंदू, ठीक ठीक उसके शब्द नहीं है लेकिन मानी यही है कि अगर हिंदू नेता इस तरह की बात करते हैं तो वो कोई बहुत सीरियस बात नहीं है, वो मजाक है, आप उसको सीरियसली ना लें, बिकॉज हिंदूज कैन नेवर मीन वायलेंस।
वो कुछ आधा मजाक में कहते हैं, कुछ लोगों को जोश भरने के लिए कहते हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश के उस मंत्री ने कहा कि देशभक्ति के जोश में मैंने सोफिया खान को वो बात कह दी। तो अब इनका, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का देशभक्ति का जोश, उस जोश में ये मुसलमानों को गाली देते हैं, उस जोश में ये नफरत फैलाते हैं। ये अब बुरहान जोश जी, जी, आप जो ये कह रहे हैं इस बात पे कि ये लॉजिकल एंड नहीं है, हालाँकि अक्सर मैं भी खुद कहा करती हूँ और आपके जैसे लोग भी कहते हैं कि जो सांप्रदायिकता है या बहुसंख्यकवाद है, जो हिंसा फैलाई जा रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, ये इसकी पराकाष्ठा है। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं साथ-साथ कि ये पराकाष्ठा नहीं है। इससे पहले कि मैं अदालत के किरदार पर आऊँ और उसकी ज़िम्मेदारियाँ उसको याद दिलाऊँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस भाषा को अगर एक राजनीतिक विज्ञान के छात्र के तौर पर देखा जाए, तो क्या इसको वाक़ई जेनोसाइडल लैंग्वेज नहीं कहा जाएगा कि एक समुदाय के खिलाफ आप नरसंहार को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं? देखिए, जेनोसाइड को इसीलिए कहा गया है कि वो कोई घटना नहीं है, इवेंट नहीं है, वो एक पूरी प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया कई माध्यमों से चलती है, जिसमें भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उस भाषा के जरिए आप एक पूरी आबादी को छोटा दिखलाते हैं, नीचा दिखलाते हैं, आप उसका अपमान करते हैं, आप उसको इस हालत में पहुंचा देते हैं कि बहुसंख्यक आबादी उसे कुचल देने लायक समझने लगती है। तो यह भाषा के जरिए किया जाता है, सांस्कृतिक प्रतीकों के जरिए किया जाता है। तो और यह काम मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाकी उसके जो संगठन है, वे अरसे से करते चले आ रहे हैं। अभी जो हमने देखा वो ठीक वही चीज दोहराई गई। हम हर बार एक हमें नया सदमा लगता है, अरे यहाँ तक भी जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर एक बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं और कहते हैं कि देखिए अभी कोई बाउंड्री नहीं है जो हम क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि कोई सिविलिटी नहीं है। और उसके बाद लोग शोर करने लगते हैं कि देखिए देखिए प्रधानमंत्री जी तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। जबकि प्रधानमंत्री खामोश है, उसको मालूम है कि सबका साथ सबका विकास ये दरअसल उन लोगों के लिए दिया गया है जो उनकी रक्षा करना चाहते हैं। अखबारों के संपादक, उद्योगपति, बाकी तमाम लोग जो उनका समर्थन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आड़ है। जी। मैं बिल्कुल एक थका हुआ, हारा हुआ सा सवाल आपसे आखिर में और फिर से दोहरा रही हूँ इसी सवाल को कि आखिर जो मुसलमान इस वक्त देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, वो क्या करें? वो क्या इस बात में थोड़ी राहत ले सकते हैं कि हमने ट्विटर पे देखा बहुत सारे लोग, हिंदू नामों वाले लोग, उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आप मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि अभी भी देश की बहुसंख्यक आबादी अगर सोशल मीडिया पर उसका एक रिप्रेजेंटेशन मान लिया जाए तो इस बात से सहमत नहीं है? ये हिमंता जैसे कुछ लोग हैं जो गर्व से कहो हिंदू वाले हैं, अगर जो मैं कह रही हूँ उनकी बात मोहन भागवत की मान लिया जाए। मैं अब ये नहीं कह सकता। मैं ये मानता हूँ कि हिंदुओं में एक अच्छी संख्या है, वरना हिमंता बिस्वा शर्मा को ये हिम्मत नहीं होती। तो मैं मुसलमानों से कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं हिंदुओं से कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा, भारतीय जनता पार्टी को से जल्दी पीछा नहीं छुड़ाया, तो फिर उनके लिए खुद अपनी आंख में उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। दुनिया में तो वैसे भी अभी भारत की इज्जत बिल्कुल नहीं है और भारत के बहुसंख्यक समुदाय की इज्जत बिल्कुल नहीं है। यह बात सबको समझ लेनी चाहिए। लेकिन खुद अगर उनको थोड़ी इज्जत अपने लिए बचा के रखनी है और भारत को बचा के रखना है, तो उन्हें जल्दी से जल्दी इस बीमारी से पीछा छुड़ाना चाहिए, वरना ये असाध्य बीमारी है। इससे निकलना उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, उनके बच्चों के लिए, सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूर्णन जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।